हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष शर्मा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज पार्ट 2। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को पहले ही लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन, then its type, sexual and asexual, right, and overview of asexual reproduction, ये हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे। आज हम मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजन। Literal meaning of fission is breaking, simple। अब वो दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है, दैट इज बाइनरी। दो से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक कर रहा है, दैट इज मल्टीपल। अगर वो ट्रांसवर्स ब्रेक कर रहा है तो ट्रांसवर्स फिजन। अगर वो लॉन्जिट्यूडनल ब्रेक कर रहा है तो लॉन्जिट्यूडनल फिजन। तो डिपेंडिंग अपॉन what plane acquired by the parental body, right? First is binary fission। बाइनरी फिजन आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ के आ रहे हो। अमीबा, everybody knows amoeba is the best example of the binary fission, right? In this case, the important events, number one, DNA content increases, right? Number two, the amount of cytoplasm also increases, right? Then nucleus elongate, right? जो न्यूक्लियस होगा वो elongate होगा। दैट मीन्स इस इवेंट को हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियन रेफर्स टू द न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, राइट? तो कौन ब्रेक कर रहा है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यानी जब न्यूक्लियस पूरी तरीके से लॉन्गेट कर गया तो न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं हमारे न्यूक्लियर इवेंट कहलाएंगे। वंस द न्यूक्लियस डिवाइड, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड, और इस इवेंट को हम कहेंगे दैट इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस, साइटो रेफर्स टू साइटोप्लाज्म, काइनेसिस रेफर्स टू ब्रेकिंग डाउन, डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी दो इवेंट होंगे। कोई भी सेल आप लोग पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में, सब डिवीजन में कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो उसमें दो इवेंट होते हैं। पहला इवेंट उसका कैरियोकाइनेसिस है, दूसरा इवेंट उसका साइटोकाइनेसिस है, राइट। जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली,
then after cytoplasm start to divide, right? अगर हम डायग्रामेटिकली देखें थोड़ा सा, सपोज दिस इज द अमीबी और पेरेंटल सेल, ठीक है। नाउ फर्स्ट हमें कैरियोकाइनेसिस शो करना है, तो हम न्यूक्लियस को एलोंगेट करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट स्टेज में न्यूक्लियस कंप्लीट डिवाइड दिखाएंगे, ये साइटोप्लाज्म इज देयर, राइट। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने सेंट्रलाइज इसको मार्क किया है, यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और एक इस तरह की रिंग फॉर्म करेगी, जिसकी वजह से ये डॉटर सेल हमें कुछ इस तरह की दिखाई देने लगेगी, ठीक है। दैट मीन्स पेरेंट सेल is ready to divide. Finally ये constriction मीट कर जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करेगी, जिसकी वजह से you will get two daughter amoebae. तो ये हम लिखेंगे two डॉटर अमीबी, ठीक है। सो ये आप मार्क करो न्यूक्लियस, राइट। और ये जो आपका बन रहा है, दिस इज सेल फरो, ठीक है। अगर एनिमल सेल है तो सेल फरो डेवलप करेगा, और अगर प्लांट सेल है तो सेल प्लेट डेवलप करेगा, ठीक है। सो इज इट क्लियर टू यू? बाइनरी फिजन बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़ते आए हो प्रीवियस क्लासेस में। बाइनरी डॉटर सेल जो हैं दो डेवलप करेंगी, पेरेंट सेल इक्वली डिवाइड करते हैं, राइट। सो अमीबा जो है इस प्रॉपर्टीज की वजह से इमॉर्टल हम डिस्कस करते हैं, right? Now the second is हमने इसमें लिया है बाइनरी के बाद हम सेकेंड ले रहे हैं मल्टीपल फिजन। अब देखिए टर्म ही बता रहा है मल्टीपल, मतलब कि जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल, ठीक है, और दैट पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं कि पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल, हमेशा हम डॉटर सेल ही क्यों यूज़ करते हैं, सन सेल क्यों नहीं लिख देते हैं यहाँ पर? क्या ऐसा कुछ प्रायोरिटी है यहाँ पर भी कि हमें फीमेल को प्रायोरिटी देनी है कि डॉटर सेल ही लिखना है, सन सेल नहीं लिख सकते? सो you can answer in my comment box, okay. So multiple fission, parent cell divide into many daughter cell, but here यहाँ एक रिक्वायरमेंट जरूर है। वो रिक्वायरमेंट ये है कि जितने फ्रेगमेंट्स होंगे पेरेंट सेल के, एवरी फ्रेगमेंट, every fragment contain
a little segment of nucleus. This is requirement. अगर पेरेंट सेल के 100 फ्रेगमेंट हुए हैं और 90 फ्रेगमेंट के अंदर न्यूक्लियर फ्रैक्शन है और 10 फ्रेगमेंट के अंदर अगर न्यूक्लियर फ्रैक्शन नहीं है तो वो 10 सेल्स जो हैं वो प्रोपेगेट नहीं करेंगी, डेवलप नहीं होंगी, राइट? द रीजन इज जेनेटिक मटेरियल. ओके, हियर वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ number 1, amoeba, a very familiar example, and number 2 is plasmodium, malarial parasite, right? It's a very important example, very important example. इससे आपको कई क्वेश्चंस कंपटीशन में मिलते हैं, राइट? 3rd यूनिट में मलेरियल पैरासाइट की पूरी आपकी लाइफ साइकिल है, उस पर भी मैं वीडियो आपको बना के दूंगा. तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? प्लाज्मोडियम, विवेक्स, फेल्सीपेरम, ओवेल, राइट, मलेरी, these are the different species of plasmodium. Okay, now the next is C part, transverse fusion, that is paramecium. A very simple example. And the 4th one is longitudinal fission. A familiar example is यूग्लिना. ठीक है? सो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हैं, आप लोग पहले भी डिस्कस करते आए हो. ट्रांसफर फिजन, अगर मान लीजिए ये हम ठीक है, यहाँ ट्रांसफर इसलिए है, द रीजन इज पैरामीशियम के केस में आप 2 न्यूक्लियस देखते हो. वन इज स्मॉलर इन साइज एंड अनदर इज बिगर इन साइज. द स्मॉलर वन इज माइक्रो एंड द बिगर वन इज मैक्रो. अगर इसमें लॉन्जिट्यूडनल होगा, सपोज अगर हम मान के चलें कि पैरामीशियम में लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन है, तो आप देखो कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियस आएगा, राइट? अगर 2 न्यूक्लियस हैं तो डेफिनेटली वो अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. अब अगर एक ही न्यूक्लियस बाइफरकेट होके 2 प्रोजेनी में जा रहा है, तो इसका मतलब जो दूसरा न्यूक्लियस है उसके फंक्शंस उसमें नहीं होंगे. दैट इज व्हाई द पैरामीशियम डिवाइड ट्रांसवर्सली, राइट? इफ यू सी, अगर हम इसको ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं तो मैक्रो और माइक्रो के दोनों के फ्रैक्शंस प्रोजेनी में एंटर करते हैं. ठीक है? As far as the यूग्लिना is concerned, अगर हम यूग्लिना को देखें तो यूग्लिना का केस थोड़ा सा डिफर कर रहा है. आपको कुछ इस तरह की फिगर होगी यूग्लिना की, ठीक है? और यहाँ पर हमारा 2 स्मॉल फिलामेंट होते हैं, स्टिग्मा, देन 1 फिलामेंट.
यहाँ जो डिवीजन आएगा, अब देखिए न्यूक्लियस इज देयर, यहाँ जो डिवीजन आएगा वो सेंट्रलाइज होता हुआ इस तरह से जाएगा, राइट? दैट मीन्स टू डॉटर सेल हैविंग द इक्वल पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस, राइट? So transfer division in paramecia and longitudinal division in euglena. Okay, so these are a very small topics and the fission. Now the second mode is zoospores. Second is zoospore. मैं इसको कंपैरेटिव ले रहा हूं, zoospore और स्पोरेंजियोस्पोर, राइट? देखिए ज़ूस्पोर जो हैं, अगर हम कंपैरेटिव देखें तो पहली चीज तो ये मोटाइल है, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है? जबकि स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल हैं, राइट? हाँ, माइक्रोस्कोपिक ये भी हो गए, माइक्रोस्कोपिक दोनों ही है, लेकिन यहाँ जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब ये ज़ूस्पोर्स हैं, मोटाइल है, मोटाइल होने का रीजन आता है क्योंकि इनके पास फ्लैजेला है, ठीक है? जबकि यहाँ फ्लैजेला क्या होगा? एब्सेंट, क्योंकि नॉन मोटाइल, ठीक है? सेल वॉल जो होगी वो यहाँ पर होगी एब्सेंट, इसका मतलब ज़ूस्पोर्स कैसे होंगे? नेकेड। जबकि यहां पर क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है? तो यहां सेल वॉल एब्सेंट हो गई तो इसका मतलब ज़ूस्पोर नेकेड हो गए। यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट? प्रोटेक्शन के लिए होती है। यहां एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल हम लेंगे एल्गी, बेस्ट एग्जाम्पल, और यहाँ एग्जाम्पल हम लेंगे आपका फंजाई। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ राइजोपस, फैमिलियर एग्जाम्पल है, आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ रहे हो, 10th में भी इसका रेफरेंस आता है। तो राइजोपस कॉमनली कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, जनरली जो रेनी सीजन में आपके ब्रेड के ऊपर हल्का सा ब्लैकिश पाउडरी डेवलप करता है, वो राइजोपस है। ओके, इज इट क्लियर? सो ज़ूस्पोर्स मोटाइल हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। मोटाइल हैं बिकॉज ऑफ फ्लैजेला, यहाँ नॉन मोटाइल है क्योंकि फ्लैजेला नहीं होगा, राइट? माइक्रोस्कोपिक दोनों होंगे, सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए हम ज़ूस्पोर को नेकेड भी बोलते हैं या नेकेड स्पोर भी बोल सकते हो। स्पोरेंजियोस्पोर क्योंकि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, दैट इज सेल वॉल उन पर होगी। द बेस्ट एग्जाम्पल इज एल्गी एंड हियर द एग्जाम्पल इज राइजोपस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज chlamydospore and Udia. Very important for the competition. Very important, right? Chlamydospores, not confused with Chlamydomonas.
They are not present in the Chlamydomonas. They are present in basically fungi, right? If the question asked in the competition and you have the option of algae as well as fungi, so the priority you give for the fungi. Okay, so they are the thick walled spore. Okay, जबकि ओडिया का जो है दे आर थिन वॉल्ड स्पोर्स. ठीक है, थिक वॉल्ड होने से क्लेमाइडोस्पोर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन आ गया इनके अंदर कि ये जो है ड्राई कंडीशंस में भी रेजिस्ट कर सकते हैं. लेकिन ऊडिया का ये केस नहीं है, राइट? द प्रॉब्लम इज थिन वॉल्ड हैं तो मॉइस्चर कंटेंट बहुत जल्दी इनका एवेपोरेट कर जाएगा, जिसकी वजह से इनको दिक्कत आती है, राइट? एग्जाम्पल में आप यहाँ पर दोनों का केस जो है वो फंजाई ही आएगा. दोनों के केस में फंजाई आएगा. ठीक है, सो वेरी सिंपल टॉपिक. नाउ नेक्स्ट इज कुनीडिया. Conidia. They are also present in fungi, right? A specialized hyphae develop a small club shaped structure like this, right? So ये स्पेशलाइज्ड हाइफे हुआ इसका. ठीक है, तो जिस हाइफे पर ये क्लब शेप स्ट्रक्चर लगते हैं उसको आप बोलोगे कुनीडियोफोर. ठीक है, जो हाइफा क्लब शेप स्ट्रक्चर बिहेव करे हुए है दैट इज कुनीडियोफोर. और ये जो क्लब शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे हैं दीज आर कुनीडियोस्पोर और यू कैन से कुनीडिया. ठीक है, तो सारे हाइफे नहीं डेवलप करेंगे, कुछ हाइफे जो हैं वो उनके ऊपर ही ये कुनीडिया डेवलप करेंगे. ठीक है, तो अगर हम इनका अरेंजमेंट देखें तो सबसे पहले ये डेवलप हुआ होगा, फिर उसके बाद ये डेवलप हुआ होगा, फिर उसके बाद ये डेवलप हुआ होगा. ओरिजिन तो यही है. ठीक है, तो इसका मतलब यंगेस्ट यहाँ है, ओल्डेस्ट यहाँ है. इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसमें कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट आएगी. वो पूछता है कि जो कुनीडिया हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, क्या वो बेसिपीटल हैं या वो एक्रोपीटल हैं. दोनों टर्म में कभी कंफ्यूज मत होना. बेसिपीटल और एक्रोपीटल ये अरेंजमेंट होते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को कंसीडर करना, यंगेस्ट. ओल्डेस्ट की कोई जरूरत नहीं है. आप ये देखो कि यंगेस्ट कहाँ है. यंगेस्ट वो बेस पर है, बी फॉर बेस. अगर वो बेस पे है तो बेसिपिटल होगा और ए फॉर एपेक्स. और अगर वो एपेक्स पे है तो
एकोपिटल होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो यंगेस्ट कहाँ हो गया, बेस पे आ गया, तो इसका मतलब कोनिडिया का सक्सेशन क्या हो गया, बेसिपिटल। ठीक है, नाउ द example is very familiar example in fungi, that is Penicillium notatum. Very familiar example, commonly called blue mold. Blue molds, right? Penicillium notatum फैमिलियर एग्जाम्पल इसलिए भी कह रहा हूं, आप लोग जानते हो कि सबसे पहला जो हमें एंटीबायोटिक मिला दैट इज पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो हमें ऑब्टेन हुआ है वो पेनिसिलियम नोटेटम से मिला है, एक्सट्रैक्ट हुआ है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपके कंडीशन के लिए, वो ये पूछता है कि पेनिसिलिन हमें कमर्शियल बेसिस पे किससे मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके रखा होगा पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, ये ध्यान रखना। ठीक है, कमर्शियल अगर पूछता है कि पेनिसिलिन कमर्शियल आपको किससे मिल रहा है, दैट इज पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, नाउ द लास्ट इज जेम्यूल्स। जेम्यूल फॉर्मेशन आप लोगों ने जेम्यूल्स पॉरीफेरा आप लोग पढ़ चुके हो, राइट? पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा, राइट? इसमें एक एग्जाम्पल आता है आपका स्पॉन्जेस, राइट? या स्काइफा, स्पॉन्जेस या फिर स्काइफा। स्पॉन्जेस या स्काइफा क्या हैं, जो अपनी बॉडी वॉल में ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, राइट? इट्स वेरी थिक लेयर। ठीक है, नाउ ये जो बॉडी वॉल है इसमें आपको डिफरेंट काइंड्स और अलग अलग तरह के स्पीक्यूल्स मिलते हैं। ये इस तरह के कुछ मोनो एक्सॉन होंगे, कुछ ट्राई एक्सॉन होंगे, राइट? लाइक दिस। इस तरह के स्पीक्यूल्स मिलेंगे आपको। मोनो, ट्राई, एक्सॉन। इन्हीं स्पीक्यूल्स के बीच बीच में आपको अमीबोसाइट्स भी मिलती हैं। अमीबोसाइट्स, अमीबोसाइट्स होंगी, आर्क्योसाइट्स होंगी, राइट? द मेन थिंग इज ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर आपको स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये बेसिकली इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, नॉट अ वेरी डिफाइंड कैविटी, राइट? पूरी की पूरी कैविटी जो है उन जेम्यूल से फुल होगी। न्यूक्लियस दिखाएंगे, ठीक है?
ये आपका ऑस्कुलम, और जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ ये ऑस्कुलर फ्रिंज कहलाते हैं। ये जो ओपनिंग है दैट इज ऑस्कुलम। ये आपके जेम्यूल हो गए, ये आपके मोनोएक्सॉन हो गए, ये आपके ट्राइएक्सॉन हो गए, ये आपके अमीबोसाइट्स हैं, ठीक है। The diagram is asked in your board exam and you have to leveled at least 3 to 4 leveling, ठीक है। तो ऑस्कुलर फ्रिंज भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। यहाँ एक एडवांटेज ये है ऑर्गेनिज्म को, इफ द वाटर इज स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ है पानी, स्ट्रीम अगर होगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अगर वाटर स्टेगनेंट है, पैरासाइट्स नहीं है, प्रे नहीं है वहाँ पर, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इस ऑस्कुलम के थ्रू जेम्यूल्स को रिलीज करना शुरू करता है। अगर मान लीजिए वाटर करंट बढ़ जाता है तो ये तुरंत ही इसको ब्लॉक कर देंगे, तो जेम्यूल रिलीज नहीं होंगे। तो इसमें यहाँ एडवांटेज ये है कि ये सारे के सारे जेम्यूल्स एक साथ नहीं रिलीज करते, धीरे धीरे रिलीज करेंगे, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना हो प्रोजेनी डेवलप करने में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्रॉब्लम लिखिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक and other also, so you can leave a message in the comment box. Thank you very much.